हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है बिहार स्पेशल का अभी क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू लगा रहे हैं। बिहार स्पेशल का ऑलरेडी क्लास हो चुका है, अगर नहीं देखें तो जाइएगा। क्या है कि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल का, वहां से सारा लेक्चर देख लीजिएगा और एमसीक्यू क्या करिएगा उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। अगर इतना करके जाते हैं तो बिहार स्पेशल का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है तो इसमें क्या होता है कि चाहे तो 17 बीपीएससी आने वाला है उसमें आप देखिएगा, चाहे तो बीपीएससी का जो टीचर का वैकेंसी है वो सब में 20 प्लस क्वेश्चन क्या होता है तो आपका बिहार स्पेशल का ही होता है। अब तो क्या हुआ कि एसआई का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी देखे थे कि 5 से 6 क्वेश्चन का था, तो आपका बिहार स्पेशल का ही था। छोटा अगर टॉपिक होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब से बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत हल्का भी है वो सबसे, मतलब कि उतना हार्ड भी नहीं है। और इसका क्वेश्चन जो बिहार का जो एग्जाम है उसमें वेटेज अच्छा रखता है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल का अगर आपका क्वेश्चन छूटता है तो बहुत ज्यादा क्या है कि आप समझिए कि और स्टूडेंट से पीछे चले जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो कम से कम नहीं छूटना चाहिए। ये करना क्या है, तो आप बिहार स्पेशल देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा आपका टेलीग्राम का, वहां से सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसका पीडीएफ भी डाला हुआ है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग 3 क्लास ऑलरेडी जो है एमसीक्यू का लगा चुके हैं। ये जो एमसीक्यू है कहाँ से लिया जा रहा है, तो आपका जितना भी बीपीएससी जितना तरह का एग्जाम लेता था, पहले सीडीपीओ का भी अलग लेता था, अब तो क्या कर दिया कि साथ में लेने लगा है। तो जितना तरह का बीपीएससी एग्जाम लेता था उसका प्रीवियस क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ इसमें जितना तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाला नदी कौन सा है, मतलब कि अपना रास्ता बदलने वाला नदी कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। मान लिया जाए कि अभी इस साइड चल रहा था, कुछ साल के बाद इस साइड चलने लगा, 1 साल के बाद इस साइड चलने लगा, तो इससे होता क्या है कि बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। तो एक कौन सी नदी है ऐसा बिहार में जो ऐसा काम करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका सोन नदी है, दूसरा ऑप्शन है आपका गंगा नदी, तीसरा कोसी नदी और चौथा जो है गंडक नदी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक भी बोला जाता है। और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है अपना नदी जो है अपना क्या करता है, बहुत ज्यादा पथ को मतलब रास्ता को क्या करते रहता है, परिवर्तन करते रहता है, जिस कारण से बहुत ज्यादा उत्तरी बिहार में क्या करता है कि बाढ़ लाता है। उसी कारण से इसको बिहार का शोक या अभिशाप बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कोसी नदी के बारे में हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, मतलब कि ये कहाँ से उद्गम होती है। तो आपको याद रखना है कि जो नेपाल है ना उसका उत्तर पूर्व के क्षेत्र में एक गोसाई स्थान है, वहां से निकलती है। और इसको नेपाल में किसी और नाम से भी जानते हैं। तो इसको कौन से नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना कि सप्त कौशिकी, ये जो है 7 धाराओं से मिलकर बनती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो सप्त कोशिकी बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो है बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है ये भी पूछते रहता है, तो सुपौल जिले में प्रवेश करती है। और गंगा नदी में विलीन हो जाती है, कहाँ पे विलीन होता है ये हमेशा पूछते रहता है। तो कटिहार में कुर्सेला एक जगह है, वहां पे क्या करती है कि ये विलीन हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार का ये शोक या बिहार का अभिशाप इसको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि अरुण है, तमोर है, लिखू है, दूध कोसी है, तामा कोसी है, इंद्रावती है और सुनकोसी है और भी है। ठीक है, लेकिन इतना में से आप दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती और सुनकोसी को कम से कम तो याद ही रखिएगा। लास्ट लास्ट में कोसी लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो कोसी नदी का क्या हो गया, ये जो है सहायक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये जो आप देखिएगा तो नेपाल का उत्तर पूर्व क्षेत्र है, उस क्षेत्र से क्या है इसका उद्गम स्थल है। सुपौल में प्रवेश करके यहाँ पर जो है क्या करती है कि ये जो है कुर्सिला के पास कटिहार में क्या होता है कि ये गंगा नदी में विलीन हो जाता है। ये जो है आपका गंगा नदी है। और ये जो ऊपर वाले क्षेत्र को बिहार का नॉर्थ बिहार बोला जाता है, गंगा नदी के ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, तो साउथ बिहार बोला जाता है। मतलब जो गंगा नदी है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का बंटवारा करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो रेशम के लिए प्रसिद्ध है, जूट के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है या सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है डालमिया नगर, ये जो सबसे पहले आपको याद रखना कि रोहतास में है। कहाँ पे है, तो रोहतास जिला में है डालमिया नगर। सोन नदी है ना, वहां पे डेहरी जो है वहीं पर ये क्या है कि स्थित है डालमिया नगर। और ये जो है सीमेंट के लिए क्या है कि प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। भारत में
बिहार में नहीं, भारत में ये पुराना उद्योगों में से एक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार में तो पुराना है ही, ये भारत में पुरानों में से एक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये सीमेंट के लिए मतलब कि प्रसिद्ध है, और यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री भी है, तो इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सोन नदी के किनारे डेहरी में ये स्थित है, कौन से जिला में है, तो ये रोहतास जिला में है बिहार का, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगर जिला देखिए कि किस साइड पड़ता है मैप में, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या है कि आपका रोहतास है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए मैप भी देखते रहिएगा, क्योंकि मैप से भी बहुत ज्यादा याद रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जिला जो है, जिलों के कुछ इलाके जो है पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था, ये बात आपको बताना है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जो जिला था, कौन कौन सा जिला था जो कुछ क्षेत्र क्या हुआ था कि पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था, वेस्ट बंगाल को दे दिया गया था, जहाँ का भी मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है, हम लोग जानते हैं। तो ये जो है किस लिए दिया जाता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई जो होता है एरिया जो है, कि मान लिया जाए ये एरिया है, इस एरिया के लोग हैं और इस एरिया के लोग हैं, लेकिन इस एरिया में कुछ जो लोग हैं इस कल्चर का है, मतलब कि वेस्ट बंगाल के लोग हैं। तो अगर इस वाले एरिया को दे दिया जाए बंगाल में, तो क्या होगा कि इस कल्चर का तो सबसे पहले बचाव हो जाएगा, क्योंकि इस राज्य जो है इस कल्चर पर ध्यान देता है, लेकिन इस राज्य जो है उतना इस कल्चर पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए पहले तो कल्चर को सुरक्षा करने के लिए दे दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई रोड पास हो रहा है, तो कुछ और उस वहां पर पास करने के लिए दे दिया जाता है। अपना ही देश है, अपना ही देश का दो राज है, तो क्या होता है कि सुगम करने के लिए ये सब काम किया जाता है। तो कल्चरल बचाव के लिए, सामाजिक बचाव के लिए, रोड ये सब के लिए, आर्थिक मतलब कि बचाव के लिए क्या होता है कि एक दूसरे को दिया जाता है। ऐसा पहली बार बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ ही नहीं हुआ है, बिहार और झारखंड देखिए, हरियाणा और पंजाब के साथ भी ऐसे हुआ है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि मतलब कि हर स्टेट में अगर प्रॉब्लम होता है तो ये सब काम किया जाता है। तो कौन सा इलाका दिया गया है पश्चिम बंगाल को, ये आपको बताना है। अगर मैप आपको याद रहेगा तो आप तो जमशेदपुर और राजगीर को ही खत्म कर दीजिएगा। भागलपुर और समस्तीपुर, तो समस्तीपुर यहाँ से भी कट जाता है। तो आपका जो ऑप्शन क्या बनता है, पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया और मानभूम के क्षेत्र को क्या किया गया था, उस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल को दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैप में अगर देखिएगा, मैप में अगर देखिएगा तो ये वाला क्षेत्र को क्या किया गया था कि इस क्षेत्र में मतलब कि दिया गया था किसको, वेस्ट बंगाल को। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे इसमें कुछ और भी पूछ लेता है कि ये कौन से अधिनियम से दिया गया था, तो आपको याद क्या रखना है कि अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि दिया गया था। तो ये भी बात आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि पूर्वी मध्य रेलवे के क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब कि पूर्वी मध्य रेल का जो जोन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पटना में है, रायपुर में है, हाजीपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, एक कहाँ पर है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि वैशाली जिला में जो हाजीपुर है ना, वहीं पर क्या है कि इसका मुख्यालय है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हाजीपुर में है। ये क्या हुआ था कि जब पूर्वी जो रेलवे था, पूर्वी रेलवे जो जोन था, वहां से धनबाद, मुगलसराय और इसका दानापुर के क्षेत्र को क्या किया गया था कि निकाल कर पूर्वी मध्य रेलवे में जोड़ दिया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया, तो हाजीपुर में बनाया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन सा मतलब कि पड़ता है क्षेत्र, तो आपको याद रखना है इस जोन में। तो कौन कौन सा, धनबाद पड़ता है, मुगलसराय पड़ता है, जिसका अभी दीनदयाल उपाध्याय नाम दिया गया है उस मतलब कि स्टेशन का। दानापुर जो है, दानापुर क्षेत्र पड़ता है। और ये इसको कहां से हटाया गया, तो पूर्व रेलवे जोन से क्या किया गया कि हटाकर एक नया जोन बनाया गया था। कौन सा, तो पूर्व मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहां पे है, तो हाजीपुर में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भागलपुर है, हाजीपुर है, मुंगेर है, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप बिहार के हैं और पटना में रहे होंगे तो आप तो सबसे पहले वहां का फेमस होगा, आप सुनते भी रहते होंगे कि हाजीपुर का केला है, हाजीपुर का केला है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हाजीपुर है। लेकिन अगर जिला दिया हुआ रहे, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ रहे, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है आपका, तो डिस्ट्रिक्ट दिया रहे तो क्या आपको मारना है, वैशाली और मुजफ्फरपुर। प्रथम स्थान पे वैशाली को मारना है, सेकंड स्थान पर आपको क्या मारना है कि मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का लीची भी बहुत ज्यादा फेमस है, हम लोग जानते हैं कि उसको क्या मिला है, तो जीआई टैग मिल चुका है, तो वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन हाजीपुर का जो है केला, मतलब कि वैशाली जिला का जो केला है वो क्या है कि प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। केला का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ये क्या होता है कि मीठा होता है, इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि मखाना के खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश है, केरल है, बिहार है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका बिहार है। आप जरा मानिए कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100% मखाना होता है, तो वो जो है 90% कहाँ पे होता है, तो आपका इंडिया में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। और 90% का 80% अगर पूछ ले तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, तो उत्तरी बिहार में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि अगर 100% भारत में होता है ना, तो उसका 80 से 90% कहाँ पे होता है, तो बिहार में मखाना होता है। अगर 100% वर्ल्ड में मखाना होता है, तो पूरा मखाना का 90% कहाँ पे होता है, तो भारत में होता है। लेकिन भारत का भी अगर 100% में से माने तो 90% का लगभग लगभग कहाँ पे होता है मखाना, तो आपका बिहार में होता है। लेकिन बिहार में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी बिहार में, अगर बिहार में 100% होता है, तो 80% लगभग लगभग कहाँ पे हो जाता है, तो उत्तरी बिहार में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो मधुबनी वाला और दरभंगा वाला, जिसको मिथिला क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा मखाना होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ककोला जो जलप्रपात है बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो पटना जिला में है, नवादा जिला में है, मुंगेर जिला में, या नालंदा जिला में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका नवादा जिला में स्थित है। जलप्रपात कहते किसको है, तो आप बाहुबली मूवी को याद करिए। बाहुबली का जो फर्स्ट पार्ट जो आया था ना, उसको अगर याद करिएगा, तो वहां पर जो प्रवास होता है, क्या होता है कि चढ़ने के हर समय पानी पर जो कोशिश करता है, पत्थर पर, मतलब कि पहाड़ पर, और ऊपर से पानी गिरते रहता है, वही उसी को हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है नवादा जिला में ककोला जलप्रपात पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि अच्छा कल्चरल का भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैथोलॉजी के बारे में जाने, मतलब कि पौराणिक कथाओं के बारे में जाने, पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या है कि एक प्राचीन में राजा रहता था, जो ऋषि के अभिशाप से क्या हुआ था कि अजगर सांप बन गया था, और वो क्या करता था कि ये झरने के भीतर रहता था। ठीक है, लोक कथाओं का सुझाव है कि जो कृष्णा है, मतलब जो कृष्ण भगवान है, वो अपने रानियों के साथ क्या करते थे कि यहाँ पर स्नान किया करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये लोक कथाओं का ऐसा सुझाव है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि मथुरा में वो कृष्ण रहते थे, फिर यहाँ पर कैसे। तो आपको याद रखना है कि जो ये आपका जरासंध था, जरासंध से हमेशा लड़ाई चलते रहता था। जरासंध का अखाड़ा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है राजगीर में। मतलब इस क्षेत्र में भी कृष्ण जी रहे थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि उधर का है। बिहार का कुछ कुछ और भी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा सवाल में बनते रहता है। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वन नेशनल पार्क है, ओनली वन है। वो कौन सा है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पे है, तो आपका वेस्ट चंपारण में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी जो है, ये भी जो है आपका पश्चिमी चंपारण में है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सिंपल से नाम से पता चलता है कि कैमूर में है। लेकिन ये पूछता नहीं है, एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि अनुपम लेक कहाँ पे है। तो अनुपम लेक जो है ना, आपका झील कहाँ पे है, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, मतलब कैमूर में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कांवर लेक है। कांवर लेक है, ये कहाँ पे है, तो आपका बेगूसराय में है। चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, कटिहार वाला जो गोगा बिल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन जो है, ये कहाँ पे है, तो आपका भागलपुर में है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा सवाल बनते रहता है। ठीक है, तो इतना कम से कम बिहार से क्या करिएगा कि याद रखिएगा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमेशा सवाल बनता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो भागलपुर है, पूर्णिया है, कटिहार है, या पटना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका कटिहार है। कटिहार जो है आपका बिहार का जो है सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैप में भी देखिएगा तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ना, जो सबसे पूर्व में पड़ जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, ये आपको बताना है। तो सावर झील है, अनुपम झील है, सुखना है, या कामा है। तो ये तो आपको पता है, अभी बता रहे थे कि ये जो अनुपम झील जो है ना, आपका कहाँ पे है, तो कैमूर जिला में है। कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी में स्थित है, और ये जो है बिहार में स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सुखना जो है आपका कहाँ पे है, तो आप जानते होंगे कि ये चंडीगढ़ में है, और सांबर जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। ये सब आप याद रखिएगा। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ पर है, तो आपका कैमूर जिला में है। उसी में
जो है आपका अनुपम झील स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में अगर कुछ जानकारी ले ले तो ये भगवा कस्बे के कैमूर जिले में स्थित है और ये जो है सबसे बड़ा अभयारण्य है बिहार का, ये भी बात आपको याद रखना है। 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला है और बाघ संरक्षण के बनाने के लिए योजना सरकार बना रही है, अभी तक बना नहीं है, योजना बना रही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए प्रसिद्ध था। अभी नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत ज्यादा साक्ष्य जो मिला था और नालंदा विश्वविद्यालय जो था वर्ल्ड का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय पहले का माना जाता था प्राचीन भारत का। तो ये जो है किस लिए प्रसिद्ध था ये आपको बताना है। चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या तर्क शास्त्र के लिए। सबसे पहला आपको याद रखना है कि यहाँ पर सब चीज का पढ़ाई होता था, चिकित्सा विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, बौद्ध दर्शन का, तर्कशास्त्र का। लेकिन विश्व में प्रसिद्ध किसके लिए था, तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, जो बौद्ध धर्म का जो फिलॉसफी था उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ से जो सवाल बनता है कि कौन सा ऐसा शासक था या कौन किस एरा में क्या हुआ था कि इसको नष्ट कर दिया गया था, तो आपको याद रखना कि तुर्की का शासक एक बख्तियार खिलजी था, मुस्लिम शासक था, जो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था कि उसमें नाश करके उसमें आग लगवा दिया था। जो इसका पुस्तक था ना, वो पुस्तक करीब करीब 3 महीना तक जला था, ये भी बात आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे 6 महीना लिखा रहता है लेकिन 3 महीने तक जला था। ठीक है, यहाँ के जो धर्माचार्य थे, बौद्ध भिक्षु थे, उसको भी मार दिया था। और जो खिलजी था, जो उत्तर भारत के बौद्धों का द्वारा जो शासित कुछ क्षेत्र था उस पर भी ये क्या कर लिया था, तो कब्जा कर लिया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो किसके द्वारा ये खत्म किया गया था, मतलब इसको विनाश किया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। मिडिएवल इंडिया में किया गया था, ये भी बात आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि किस, मतलब कि मुस्लिम के द्वारा किया गया था, हिंदू के द्वारा किया गया था, और भी इसमें नाम दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम के द्वारा ये किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब सवाल बनाते रहता है एग्जामिनर, तो एग्जाम के पर्पज से देखना है, इसमें जातिवाद रिलीजियस ये सब नहीं करना है, क्योंकि आपका ही नुकसान होता है इंटरव्यू में ये सब बोल देते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन सा था, तो पीटर मुंडी था, विश्व हीवर था, जॉन मार्शल था या रॉल फिच था। तो इसमें से आपको बताना है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका रॉल फिच था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। प्रथम अंग्रेजी ऐसा मतलब कि कोई अंग्रेज व्यक्ति था, इंग्लिश व्यक्ति था, जो क्या किया था कि बिहार में आया था। ये हमें ये सवाल भी पूछा हुआ है। रॉल फिच था जो क्या किया था कि बिहार का भ्रमण किया था और यही जानकारी जाके दिया था, और फिर यहाँ पर क्या किया था कि बिहार में आक्रमण किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेगास्थनीज जो था बिहार आने वाला प्रथम और प्रसिद्ध यात्री था, ये बात आपको याद रखना है। और ये कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, तो राजदूत था, जो मौर्य साम्राज्य में आया था। और मौर्य साम्राज्य में इसलिए भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उस समय का जो साम्राज्य था ना, बहुत ज्यादा क्या था कि सुखी संपन्न था। तो सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया कि आप जाइए वहां पर जानकारी प्राप्त कीजिए, वहां पर किस तरह से सामाजिक काम होता है, किस तरह से उसका आर्थिक काम होता है जो इतना अच्छा से चल रहा है। इसलिए क्या किया गया कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को भेजा गया और यहाँ पर आकर एक पुस्तक लिखा था सामाजिक और आर्थिक जानकारी के बारे में, मतलब प्रशासनिक के बारे में। कौन सा पुस्तक था, तो उसका नाम था इंडिका। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेगास्थनीज जो था बिहार आने वाला प्रथम व्यक्ति था, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम अंग्रेजी कौन व्यक्ति था, इंग्लिश मैन कौन था, तो आपको रॉल फिच था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों का मतलब समझिएगा, क्योंकि हमेशा जो होता है क्या होता है कि सवाल जो होता है पूरा क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, और दोनों ऑप्शन दे दिया तो और भी गलत हो जाता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ये आपको बताना है। अवंती वर्मा था, बृहदर्थ था, नंदी बर्मन था, जकौल था। इसमें से कौन थे जो क्या थे कि अंतिम मौर्य शासक थे, मतलब कि जो मौर्य शासक अगर पूछे कि मौर्य वंश का स्थापना कौन किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चाणक्य का उसमें सहयोग दिया गया था। नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे कि मौर्य वंश का स्थापना किए थे। लेकिन अंतिम मौर्य सम्राट आप पूछ लेता है तो कौन था, तो बृहदर्थ था। ये बात आपको याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग जो थे इनका उत्तराधिकारी, मतलब कि इनका सेनापति जो थे, ये वो क्या किए थे कि बृहदर्थ को हत्या कर दिए थे और शुंग वंश को क्या किए थे कि स्थापना किए थे कौन, तो पुष्यमित्र शुंग। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ही इनको हत्या करके, जो इनका मतलब कि सेनापति थे, वो मार कर खुद ही क्या किए थे कि शुंग साम्राज्य का स्थापना किए थे। और ये जो बृहदर्थ जो था अंतिम मौर्य जो सम्राट था, वो कब से कब तक मतलब कि राज्य किया था, शासन किया था, ये पूछ सकता है।
तो 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक क्या किया था कि शासन किया था। वीरदर्थ किसका उत्तराधिकारी था, ये भी पूछ लेता है आप क्वेश्चन में। तो शतधन्वन का था, ये उत्तराधिकारी था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को क्या किए थे कि पराजित किए थे, कौन ऐसा थे वो आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर तो स्कंदगुप्त लिखा होना चाहिए, स्कंदगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त या रामगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि स्कंदगुप्त के द्वारा क्या किया गया था कि जो है हुनों को पराजित किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना। स्कंदगुप्त ने क्या किए थे कि 486 मतलब 466 ईसा पूर्व में हुनों को पराजित किए थे, ये बात आपको याद रखना है। और ये गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। मतलब कि 466 ईसा पूर्व में हुनों को पराजित किए थे। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि गुप्त वंश का मतलब कि स्थापना कौन किए गए थे, तो आपको याद रखना कि श्री गुप्त के द्वारा क्या किया गया था कि गुप्त वंश का स्थापना किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ये सब आप याद रखिएगा, और इनके बारे में जो ज्यादा जानकारी पढ़ना है तो बिहार स्पेशल में पूरा पढ़ा दिया गया है गुप्त वंश के बारे में, वहां से आप जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ है, पूछ लेता है। ठीक है, तो बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, या बृहदर्थ थे, या बिंदुसार थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो आपका जो सही उत्तर क्या है कि बिंदुसार थे। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार जो है हर्यक वंश के क्या है कि रिलेट करते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक थे, ये भी बात आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादाजी हैं। बृहदर्थ जो है अंतिम शासक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बिंदुसार जो थे अशोक का क्या थे कि पिता थे, ये बात आपको याद रखना है। बिंदुसार बिंबिसार नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश के हैं, बिंदुसार क्या है कि मौर्य वंश के हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के जो शिलालेख है उनमें जो भाषा का उपयोग किया गया है, कौन सा भाषा का उपयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो पाली भाषा का, संस्कृत भाषा का, प्राकृत का, या हिंदी का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। 3 भाषाओं का उपयोग किया गया है अशोक के शिलालेख में, और 3 भाषा कौन कौन है, तो आपको याद रखना कि प्राकृत है, अरामी है, ग्रीक है। ठीक है, अरमाई किसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि पाली तो है नहीं, संस्कृत है नहीं, हिंदी तो बहुत ज्यादा न्यू भाषा है। तो आपको याद रखना कि प्राकृत है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो अभी बता रहे थे, तो इसमें से आपको बताना है दिव्य बदान है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, या अशोक के शिलालेख है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि इंडिका है। इंडिका कौन लिखे थे, तो मेगास्थनीज लिखे थे। मेगास्थनीज कौन थे, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगास्थनीज किनके शासनकाल में आए थे, ये भी पूछ लेता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब दरबार में भी रहे थे, ये भी बात आपको याद रखना। दूसरा बात याद क्या रखना है कि इनको किस लिए भेजा गया था, तो इनको इसलिए भेजा गया था कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया कि जाइए आप मगध में, और मगध में पता करिए कि किस तरह से वहां पर प्रशासन चल रहा है जो इतना अच्छा से काम कर रहा है। तो ये मेगास्थनीज यहाँ पर आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यहाँ के सामाजिक और आर्थिक के बारे में जाने, और एक प्रशासन के यहाँ के बारे में पुस्तक लिखे, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में एक पुस्तक लिखे, जो पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका नाम था। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो उस समय मगध जो था पूरे वर्ल्ड में विख्यात था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अजात शत्रु थे, वो जो है किस वंश का थे, ये बात आपको बताना है। तो हर्यक वंश के थे, मौर्य वंश के थे, गुप्त वंश के थे, या नंद वंश के थे। तो नंद वंश तो खत्म ही कर दीजिए, और गुप्त वंश भी। ठीक है, मौर्य और ये जो है आपका हर्यक में क्या होते रहता है, कंफ्यूजन होता रहता है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो एकदम सिंपल सी है कि ये जो है हर्यक वंश के था। हर्यक वंश बिंबिसार के बाद ये अजात शत्रु क्या हुआ कि अपना पिता के ही मार के क्या हुए थे कि ये राजगद्दी पे बैठे थे। ठीक है, उदयन इनका पुत्र था, उसमें भी लिखा हुआ है कि उदयन भी जो थे अपना क्या किए थे कि पिता को मारकर बैठे थे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना कि जो अजात शत्रु थे किस वंश के थे, तो हर्यक वंश के थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक बहुत अच्छे और शक्तिशाली राजा थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था, ये बात आपको बताना है। तो अवंती का, वजिद, वैशाली का, कौशल का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कि कौशल और वैशाली को तो ये किया था पराजित, लेकिन अवंती को क्या हुआ था कि ये पराजित नहीं कर सका था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अजातशत्रु किस वंश से रिलेट करते थे, तो हर्यक वंश से, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। बिहार का जो मगध का जो क्षेत्र है, बिंबिसार के द्वारा ही मेन रूप से क्या किया गया था कि प्रोग्रेस किया गया था। फिर मौर्यों के द्वारा, नंद के द्वारा, नंद जो शासक था ना, वो क्या किया था कि बहुत ज्यादा मजबूत करके दिया था मौर्य को, एक तरह से मानिए तो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ईसा के 6ठी सदी में विश्व का सर्वप्रथम जो था गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे था, ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो रिपब्लिक था। ठीक है, तो वैशाली था, पाटलिपुत्र था, स्पार्टा था या एथेंस था। तो इसका जो सही उत्तर है ना आपका वैशाली था। वैशाली में एक लिच्छवी जगह था, वो जगह था कि वर्ल्ड का प्रथम रिपब्लिक था, मतलब कि प्रथम गणतंत्र था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि 600 ईसा पूर्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज था वैशाली, और वैशाली के लिच्छवी जो था विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये बार जो आ रहा है बार बार, गणतंत्र 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 का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक अपना कंट्री भी है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट बनेगा एक लिमिटेड समय के लिए। ठीक है, नेपोटिज्म नहीं होगा। और दूसरा बात क्या होगा कि एक लिमिटेड समय के लिए होगा। जैसे कि इंडिया में जो चुनाव हुआ 1952 में हुआ, ये इसलिए किया गया था, 47 में आजादी हो गया था, लेकिन 1952 में क्यों किया गया? तो आपको याद रखना है कि देश उस समय गणतंत्र नहीं हुआ था। देश अपना गणतंत्र कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि अपना देश जो है रिपब्लिक हुआ। रिपब्लिक करके चुनाव किया गया। क्यों? क्योंकि जो ये अपना देश है, यहाँ पर अगर चुनाव होने लगे तो 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाए। अगर रिपब्लिक नहीं होता तो ये कोई गवर्नमेंट बन जाता, वो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक रहते रहता। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि रिपब्लिक बनाया जाता है। रिपब्लिक बनाने का मतलब क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट है लिमिटेड समय के लिए हो। दूसरा बात इसमें क्या हो कि नेपोटिज्म ना हो, बेटा का बाप का बेटा फिर उत्तराधिकारी नहीं बने, राजतंत्र को खत्म करना है दूसरा बात। ठीक है, तो ये जो प्रथम रिपब्लिक के बारे में आपको याद रखना है, तो लिच्छवी, और लिच्छवी नहीं दिया जा रहा है तो वैशाली, वैशाली का ही अंदर था, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए रिपब्लिक का भी मतलब याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है, कौन सा है? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है पटना में बैठक हुआ था, पहली बैठक। ये कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत बार सवाल पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1921 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1937 में या 1939 में। ठीक है, तो 1934 में जो हुआ था इसका बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या हुआ था कि बैठक हुआ था 17 अप्रैल को शायद। ठीक है, ये जो पहली बैठक हुआ, अरे बैठक कौन बुलाने वाले थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। सॉरी, 17 मई को था। ठीक है, 17 मई 1934 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण ने क्या किए थे कि पटना में बैठक बुलाए, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ पर क्या हुआ कि स्थापना हुआ। ये जो थे जेपी जो थे एक गांधीवादी मतलब समाजवादी थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो जयप्रकाश नारायण जो थे, इससे मतलब कि जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ तो उसका महासचिव बने, और आचार्य नरेंद्र देव जो थे ये अध्यक्ष बने। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस बैठक में बोला गया, 1934 वाला बैठक में जो प्रथम सम्मेलन हुआ, उस बैठक में बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे कि हर साल इसका क्या करेंगे कि रिव्यू करेंगे। और हर साल मतलब क्या होगा कि वार्षिक सम्मेलन होगा। ये बात आपको याद रखना है। इस सम्मेलन में ऐसा बोला गया, क्योंकि आप साल भर में क्या करते हैं उसका रिव्यू नहीं करिएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो कुछ दिन में जो है 1000 क्वेश्चन प्लस हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये लगाने वाले हैं। ठीक है, 20 से 30 दिन में, मतलब 20 दिन में ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा, 10-20 दिन में। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इसको प्रैक्टिस करिए, और जो भी बिहार स्पेशल को है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तब क्या होगा कि पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, वहां से आप क्या करिएगा कि ज्वाइन करके सारा डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।